कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में भाई हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बाहर से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। मतलब फाइनल्स के एग्जाम में आपके बायो के सेक्शन में इन क्वेश्चंस के अलावा तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, चाहे तो लिख करके ले लो। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद अ प्यारा सा इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि द्रोणा बैच जो एक क्रैश कोर्स है आपके लिए लेकर के आया है वेदांतु। भाई इस क्रैश कोर्स में आपका पूरा का पूरा क्लास 9th का सिलेबस कितने दिन में, जस्ट 45 डेज के अंदर आपका पूरा का पूरा क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ये बात करूं मैं सिर्फ और सिर्फ बायो की नहीं, साइंस की पूरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथ्स में बेसिक मैथ्स या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स, इंग्लिश और एसएसटी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आपका कोर्स जस्ट 45 डेज के अंदर कंप्लीट होने वाला है। एक ये रिवीजन का बैच है, ठीक है। क्या है ये? एक रिवीजन का बैच है जो कि कैसे होने वाला है, लाइव होने वाला है। मतलब लाइव जानते हो आप, लाइव का मतलब ये है कि आपकी बायो, आपकी अपनी गुन्नू मैम, आपके फिजिक्स, आपके प्यारे जानू सर, इंग्लिश ओशन मैम, ये सब पढ़ाने वाले हैं आपको लाइव बैचेस में। मतलब बहुत सारी लाइव क्विजेस भी होंगी, बहुत सारे लाइव सेशंस भी होंगे, बहुत सारे लाइव क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत सारे लाइव डाउट सॉल्विंग भी होगी। मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट में, जिस भी टॉपिक में जैसा भी डाउट है, आप वो सब मुझसे या आप अपने बाकी सारे मास्टर टीचर से फेस टू फेस पूछ सकते हो इस एक बैच में। तो भाई इस एक 45 डेज के रिवीजन बैच में आपके पूरे के पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो भी 15 फेब से पहले, जब से शायद सब बच्चों के फाइनल एग्जाम शायद स्टार्ट होने वाले, उससे पहले ही आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा विद सारे लाइव डाउट्स और लाइव क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ। तो भाई इतने सारे एडवांटेजेस के साथ लेकर के आया है वेदांतु आपके लिए ये बैच। तो अगर मैं बात करूं कि इस बैच को आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो बहुत ही इजी है। सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है। कैसा लिंक अवेलेबल है मैं आपको दिखा देती हूं एक बार, ठीक है। तो ये है भाई आपका लिंक, ये है आपका लिंक। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे दिखाऊं तो किधर गया बाबा, तो ये है आपका लिंक, ज्वाइन द्रोणा क्लास 9th क्रैश कोर्स, इसका ये है लिंक। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी प्यारी सुरभि मैम, आपकी प्यारी ओशन मैम, जानू सर, कुलदीप सर, मैं और निकिता मैम आपको उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। और वो भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस वो 15 फेब से पहले कंप्लीट कर देंगे। सारे के सारे सेशंस कैसे होने वाले हैं, लाइव होने वाले हैं। लाइव मतलब लाइव क्विजेस भी करेंगे, लाइव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और लाइव आप लोग मुझसे फेस टू फेस बहुत सारे डाउट पूछ सकते हो, वो भी इसी लाइव बैच में, ठीक है। तो अब इस बैच को ज्वाइन करने के लिए कुछ करना नहीं है। यहाँ पे बाय फुल कोर्स लिखा हुआ है। ये जो कोर्स है आपका पेड है एंड जस्ट और जस्ट 3000 रुपीज का है। मतलब ये बैच आपका 6000 रुपीज का है, लेकिन अगर आप इस लिंक को क्लिक करके इसमें इसको रजिस्टर करोगे, इसको बाय नाउ करोगे, तो मेरा कोड लग जाएगा KH Pro, जो कि आपको ऑलरेडी 50% ऑफ करके वो जस्ट 3000 रुपीज का कोर्स पड़ेगा, जिसमें आपका विद इन 2 मंथ्स के अंदर भाई 15 फेब से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सारे मास्टर टीचर्स के साथ। तो भाई इतनी सारी एडवांटेजेस के साथ वेदांतु आपके लिए कोर्स लेकर के आया है। तो जिसको भी 45 डेज में अपना रिवीजन कंप्लीट करना है, 9th क्लास में फोड़ना है, वो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लो। लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम एक और न्यूज के साथ कि इसके अलावा आपके लिए और क्या लेकर के आया है वेदांतु। इसके अलावा लेकर के आया है टेस्ट सीरीज
अगर किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर उसको मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करने हैं तो ये टेस्ट सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वो उसको ज्वाइन करके अपने सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर सकता है, जिसके आंसर्स भी आप साइट पे अपलोड कर सकते हो एंड इवन आंसर्स की PDF भी अवेलेबल है। तो कुछ नहीं करना है, लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको क्लिक करके आप रजिस्टर कर लो एंड रजिस्टर के बाद आप मस्त मॉक टेस्ट पेपर हर एक सब्जेक्ट के सॉल्व करो। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद अ प्यारा सा मोटिवेशन कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। मतलब रात में बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत देर तक मत जागना, ठीक है। नींद अच्छे से पूरी होनी चाहिए आपकी, अच्छे से पढ़ाई करो, खाओ पियो, स्वस्थ रहो, एग्जाम का टाइम है, हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे कि हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस and why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane। now let me tell you fundamental unit of life से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, जिसमें आपको वो पूछेगा कि गैसेस का एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो हमें पता है गैसेस का एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है, जिसमें आपका गैसेस जो होती हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती हैं। अब अगर हम बात करें आपके वाटर के मूवमेंट की, मतलब लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होता है, जो कि एक टाइप का डिफ्यूजन की तरह ही होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहा है, लेकिन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए, लेकिन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है डिफ्यूजन प्रोसेस में। ठीक है, तो अब भाई इसी पॉइंट के साथ वो आपसे ये पूछ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। तो भाई हम उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कंट्रोल करती है, किसको कंट्रोल करती है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा सब्सटेंस आपके सेल के अंदर इन एंटर करेगा या फिर उसके आउटसाइड मूव करेगा। कोई भी सब्सटेंस बाहर और बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आएगा, इसका कंट्रोल जो पावर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो बहुत सारे इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो अगर वो गलती से हमारे सेल के अंदर एंटर कर गए तो हमको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल के अंदर एंटर करने नहीं देती है। साथ साथ में अगर वो अंदर से चीज़ों को बाहर आने दे देगी तो बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अगर बाहर आ गए तो हमारे सेल का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही रीज़न होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ ही सब्सटेंस को जाने देती है, इसीलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा सा आंसर इसमें लिखा हुआ है जिसको मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है। ये PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, जिसका लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स, what is membrane biogenesis and how is plasma membrane formed through this process। तो भाई लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? अगेन देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है और इससे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो भाई अगर मैं लाइसोसोम्स की बात करूं तो लाइसोसोम्स के अंदर ना बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि ब्रेकडाउन में, चीजों का ब्रेकडाउन करने में हेल्प करते हैं। कोई भी इस सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करने में आपके लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं। तो गलती से कभी कभी क्या हो जाता है ना, अगर सेल के अंदर गलती से कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया या फिर सेल जो है खुद को उसको डिसीज हो गई किसी टाइप की, आपका सेल जो है धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो भाई वो सेल बाकी सेल को ना इन्फेक्ट करे तो ये लाइसोसोम्स क्या हो जाते हैं, खुद को बर्स्ट कर लेते हैं।
खुद को बर्स्ट कर लेते हैं, खुद को सब ब्लास्ट कर लेते हैं। और जब ये बर्स्ट होते हैं तो इनमें से इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर रिलीज हो जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाते हैं और धीरे धीरे करके ये सारे सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से सेल के पास कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं रहता और वो धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। इससे क्या होता है, जो सेल आपका इन्फेक्ट हो गया था वो बाकी सारे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये होता है इसका रीजन। अब मैं बात करूं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की, तो देखो मीनिंग में ही वर्ड जो है ना उसमें ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। बायोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब किसी चीज की फॉर्मेशन करना, किसी चीज की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो फॉर्मेशन होती है कौन करता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, जो कि दोनों ही चीजें आपके मेम्ब्रेन की कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट होती है। आपकी मेम्ब्रेन जो होती है बाय लेयर ऑफ लिपिड से बनी हुई होती है और उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं। तो ये प्रोटीन्स और ये लिपिड की सिंथेसिस आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन को रिपेयर करने के लिए, उसकी फॉर्मेशन करने के लिए प्रोटीन्स और लिपिड्स की सिंथेसिस हो रही है, जिसको बाद में असेंबल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई जाती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं और उसी पूरे प्रोसेस को मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे कैसे बन जाती है। ठीक है, तो यही पूरा लिखा हुआ है आपका, जिसमें लिखा हुआ है कि लिपिड्स आर रिप्लेस्ड विद द न्यूली मेड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स रिक्वायर होते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए, जो कि कौन सिंथेसाइज करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी पूरे प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपकी उसमें ग्रोथ होती है, उसमें जो नए प्रोटीन्स है वो ऐड किए जाते हैं और जो लिपिड्स हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? दे ऑब्टेन इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना एनगल्फ करता है। जैसे कि ये अमीबा हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया अमीबा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अब ये अमीबा हो गया और अमीबा को यहाँ पे दिख गया क्या, फूड पार्टिकल। अरे अमीबा को यहाँ दिख गया ये फूड का पार्टिकल, ये हो गया उसका फूड पार्टिकल। ठीक है, अब जैसे ही अमीबा को फूड पार्टिकल दिखता है, अमीबा एक फॉल्स फीट बना लेता है। क्या बना लेता है, फॉल्स फीट बना लेता है इस तरीके से, और यहाँ पे खाना आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से उसने क्या बना लिया, सूडोपोडिया बना लिया। ठीक है, ये सूडोपोडिया क्या करता है, इस खाने को एनगल्फ कर देता है। ये सूडोपोडिया इस फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है और एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, यहाँ पे एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये इसने क्या किया, फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर ली। ये फूड वैक्यूल के अंदर इसका पूरा खाना डाइजेस्ट होता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। जैसे ही उसको फूड पार्टिकल दिखा, उसने एक सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करी और एक फूड वैक्यूल बना लिया। फूड वैक्यूल ने क्या किया, डाइजेशन किया, और डाइजेशन के बाद जो पार्टिकल, जो आपके मटेरियल वेस्ट होते हैं उसको वो एक्सक्रीट कर देता है या इजेस्ट कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, चलो, moving ahead to the next question, show the difference between prokaryotic and eukaryotic organism। तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज। कैसे होते हैं, स्मॉलर इन साइज। इवन इनके जो न्यूक्लियस होता है वो भी एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं प्रेजेंट होती। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होती। ना ही इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड
सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। अगर मैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये लार्ज इन साइज होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज इन साइज। इवन इनके सराउंडिंग में एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, एंड इवन इनके पास न्यूक्लियोलस भी होता है जो राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है जो कि राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है, एंड इवन इनके पास सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्लांट सेल एनिमल सेल हो जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल आपका बैक्टीरियल सेल हो जाता है, जिसमें ना ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट राइबोसोम्स ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, व्हाई इज एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, वेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, एंड विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो भाई एपिडर्मिस जो होती है ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आपके सेल्स की, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट्स मतलब ये प्लांट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। इनके पास एक वैक्सी कोटिंग ये लोग सिक्रीट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूटिन बोलते हैं। वैक्सी कोटिंग एक सिक्रीट करते हैं जिसको हम क्यूटिन बोलते हैं। ये जो क्यूटिन होता है ना, ये इम्पर्मिएबल टू वाटर होता है। इम्पर्मिएबल टू वाटर मतलब ये पानी को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है। अब देखो भाई, जिस सब्सटेंस से पानी नहीं पास हो सकता उसके खराब होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए एपिडर्मिस जो होता है आपके प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? आपके प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक स्टेम फाउंड, ये आपके प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ रूट एंड शूट में, ठीक है, जो कि आपके प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एंड विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, ये होते हैं आपके स्क्लेरेनकाइमा, जो कि आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। और ये सारे सेल्स कैसे होते हैं? दीज आर द डेड सेल्स, ठीक है, दीज आर द डेड सेल्स। ये कैसे सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो भाई यही सब इसमें लिखा हुआ है, एक बार आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, what does a neuron look like? Give 3 features of cardiac muscle. What are the functions of the areolar tissue? तो भाई न्यूरॉन का डायग्राम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार न्यूरॉन का डायग्राम बना करके दिखा देती हूँ आपको। ये हो गया आपके न्यूरॉन का डायग्राम, ठीक है, ये हो गया आपके न्यूरॉन का डायग्राम। इसको लेबल कर लेती हूँ दूसरे पेन से, ठीक है। ये हो गए आपके डेंड्राइट्स, जिसपे सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। ये हो गई आपकी सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सॉन, ठीक है, एंड ये हो गया आपका एक्सॉन का टर्मिनल, ये हो गया आपका एक्सॉन का टर्मिनल, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका एक्सॉन का डायग्राम, ठीक है। अब उसने बोला है 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं, जो उसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, वो भी बिना थके। बिना थके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये इंटरकैलेटेड डिस्क हेल्प करते हैं। ये मसल्स कैसी होती हैं? ब्रांच जो होती है, ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, एंड इवन इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करती हैं। आप हार्ट के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हार्ट के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट पे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एरेोलर टिश्यू। मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया कि एरेोलर टिश्यू कैसे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपके, जो कि स्पेस फिल करते हैं, जो भी गैप फिल करते हैं। ये स्किन को मसल से कनेक्ट करने का काम करते हैं। स्किन और मसल्स जो होती हैं उनके बीच में जो गैप होते हैं वहां पे आपके एरेोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इवन एरेोलर टिश्यू में जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ये एक टाइप के सेल्स होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? सेल्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक फंक्शन ये हो गया कि ये स्पेस फिल करते हैं। दूसरा फंक्शन हो गया इनका कि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपके न्यूरॉन का डायग्राम, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करना। ये बेसिक यूनिट होती है आपकी नर्वस सिस्टम की। इसमें क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड एक्सॉन का टर्मिनल। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल जो होती है उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, जो उसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। तो हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन? व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्रॉप प्रोडक्शन? अगर मैं बायोटिक फैक्टर्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बायोटिक फैक्टर्स की बात करूं तो यहाँ बात हो रही है पेस्ट की, यहाँ बात हो रही है वीड्स की। ठीक है, तो ये तो आपके बायोटिक, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, ये सारे आपके बायोटिक फैक्टर्स हो गए जो प्लांट को क्या कॉज करते हैं? डिसीजेस कॉज करते हैं। तो भाई डिसीजेस की वजह से आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्रॉप खराब हो जाएगी तो ऐसी क्रॉप को आप मार्केट में बेच पाओगे? आप जब भी मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो पहले उसकी क्वालिटी चेक करते हो कि नहीं, कि वो क्वालिटी, वो कपड़ा खरीद रहे हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो सिमिलरली अगर आप खाने का मटेरियल खरीदने जा रहे हो तो खाने का मटेरियल अगर अच्छा नहीं होगा तो आप उस खाने के मटेरियल को खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना बाबा। तो यही चीज होती है कि ऐसे वीड, पेस्ट और बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं आपकी क्रॉप को खराब कर देते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स की बात करूं तो एयर हो गया आपका, सॉइल हो गई आपकी, ह्यूमिडिटी हो गई आपकी, टेम्परेचर हो गया आपका, बाढ़ आ गई कहीं पे, पानी की वजह से आपकी क्रॉप खराब हो गई, कहीं थंडर स्टॉर्म आ गया तब आपकी क्रॉप खराब हो गई। आपकी सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है, तब भी आपकी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो उसको चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको भी टाइम टू टाइम खाना नहीं मिले तो आप कमजोर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? सिमिलरली क्रॉप्स के साथ भी होगा। क्रॉप को भी टाइम टू टाइम अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो कमजोर होकर के डेथ हो जाएगी उनकी। तो ये सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपके क्रॉप को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि जैसी क्रॉप हमें चाहिए वैसी मिल रही है। मतलब हमारी क्रॉप जो है वो डिसीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए, उसको बीमारी जल्दी नहीं हो रही है, वो किसी भी बायोटिक फैक्टर को रेजिस्ट कर पा रही है, एबायोटिक फैक्टर्स में भी वो सर्वाइव कर जा रही है। हमें छोटा पौधा चाहिए तो हमें छोटी क्रॉप मिल रही है, हमें लंबा पौधा चाहिए क्रॉप में तो हमें लंबा मिल रहा है। तो ये सब चीजें आपकी डिजायरेबल, जो आपको चाहिए अपने क्रॉप के अंदर क्वालिटीज, वो है, उसको हम कहते हैं डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि आपकी क्रॉप में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो, हाईली रेजिस्टेंट हो वो डिसीज और पेस्ट से, आपको यील्ड बहुत अच्छी दे रहा हो और टॉलनेस भी हो, और उसमें जो पौधे में आपको टॉलनेस चाहिए वो पौधे में टॉलनेस हो, जो पौधे में आपको ड्वार्फनेस चाहिए, छोटा पौधा चाहिए, वो आपको छोटा पौधा मिल रहा हो। तो ये सब होती हैं आपकी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो, moving on to the next question, how do plant get nutrients? Define one method of crop production ensuring high yield. Okay, तो भाई प्लांट्स जो होते हैं वो हवा से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर से वो क्या लेते हैं? H2O लेते हैं, कॉमन सेंस ही बात है, और सॉइल से, आपका सॉइल से ही वो सारा न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, वो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स आपकी सॉइल में से एक्सट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है। अब क्रॉप की प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है तो आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो, तो देखो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आप क्रॉप में अच्छा मेन्योर या फिर फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो, प्रॉपर टाइम टू टाइम इरिगेशन कर सकते हो, मतलब जितना पानी उनको चाहिए वो टाइम टू टाइम उनको मिल रहा है, या फिर आप क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर सकते हो, मतलब जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हो आप, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग से आपका क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, इंटर क्रॉपिंग से आपका क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, ठीक है। और या फिर आप क्या कर सकते हो, क्रॉप की रोटेशन कर सकते हो, ठीक है। ये 3 मेथड से आप क्रॉप का प्रोडक्शन मैनेज कर सकते हो। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है ना, हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवाते हैं, ठीक है। इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, मतलब एक छोटे पीस ऑफ लैंड पे जहां पे आप सिर्फ एक क्रॉप ग्रो करवा रहे थे, अब आप मिक्स्ड क्रॉपिंग से 2 से 3 क्रॉप ग्रो करवा रहे हो। इससे आपका फायदा हुआ, आपको ज्यादा से ज्यादा क्रॉप मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा आप क्रॉप बेच पाओगे तो आपका पैसा आपके पास ज्यादा आएगा। नेक्स्ट चीज होती है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में भी हम 2 से 3 क्रॉप एक साथ ग्रो करवाते हैं, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में, मतलब एक छोटे पीस ऑफ लैंड में अगर 2 रो में हमारी वीट ग्रो कर रही है तो 2 रो में हमारे ग्राम ग्रो करेंगे और 2 रो में सोयाबीन। प्रॉपर एक एक रो अलॉट होती है हर एक क्रॉप को जिसमें वो ग्रो करते हैं। ये होता है इंटर क्रॉपिंग। इससे भी क्या होता है ना, डिसीज नहीं होती है जल्दी क्रॉप्स को, न्यूट्रिशन जो एक क्रॉप को चाहिए वो दूसरे क्रॉप को नहीं चाहिए होती, तो कंपटीशन नहीं रहता है, तो उनको टाइम टू टाइम जितने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उनको वो न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। इससे आपकी क्रॉप की क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है, आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका। एंड क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, यहाँ पे मिनरल्स को चेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 2 सीरियल्स की क्रॉप के बीच में हम एक पल्स की क्रॉप ग्रो करवाते हैं। क्यों ग्रो करवाते हैं, जो पल्स की क्रॉप होती है ना, दालों की क्रॉप होती है, उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से लेकर के फिक्स करने का काम करता है। तो जो सीरियल्स की क्रॉप होती है ना, वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूज करती है, तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम ना हो इसीलिए हम 2 सीरियल की क्रॉप के बीच में एक पल्स की क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। ये रीजन होता है। तो ये सारे मेथड से आप अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, compare the use of manure and fertilizer in maintaining fertility, differentiate between meristematic and ground tissues in plants। तो भाई मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। जो मैन्योर होता है आपका, उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत इंक्रीज करता है। वो चाहे सैंडी सॉइल हो, चाहे क्लेई सॉइल हो, किसी भी तरीके की सॉइल हो, उसकी फर्टिलिटी को बहुत इंक्रीज करता है। एंड मैन्योर यूज करने से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता, मतलब पोल्यूशन का खतरा नहीं रहता है। जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये मैन मेड होते हैं, मतलब इंडस्ट्री में बनाए हुए होते हैं, तो इनमें केमिकल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। भले ही हमको हमारी क्रॉप्स को टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनसे हमारी क्रॉप क्या हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, जिसको खा करके हमको डिसीज हो सकती है। और साथ साथ में ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करते हैं। और अगर मैं बात करूं डिफरेंस की मेरिस्टेमेटिक और ग्राउंड टिश्यूज के बीच में, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जबकि ग्राउंड टिश्यूज एक टाइप के परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो कि आपके परमानेंट सेल से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये आपके ग्राउंड टिश्यूज हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यू डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते है। बस इतना सा डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। Moving on to the next and the last question, what are the desirable characteristic of bees variety suitable for honey production? What is pasturage and how it is related to honey production? तो अब एक बात बताओ, बीज जो होती हैं, हनी बीज जो होती हैं, वो क्या करती हैं, नेक्टर सक करती हैं। तो नेक्टर कहाँ से सक करती हैं, फ्लावर्स में से सक करती हैं। तो अगर आपकी बीज को हनी अच्छा क्वालिटी का बनाना है तो आपको नेक्टर अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करना पड़ेगा, और नेक्टर अगर उनको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आपको फ्लावर उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे वो अच्छा खासा और स्वीट हनी बनाएंगी। तो
डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाएगी कि पैस्चरेज का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पे फ्लावर्स की बहुत सारी अच्छी अच्छी वेराइटीज होती हैं। तो ये जो पैस्चरेज होता है ये डायरेक्टली आपके हनी प्रोडक्शन से कनेक्टेड होता है, क्योंकि अगर हनी बी को अच्छा नेक्टर मिलेगा तो अच्छे नेक्टर से वो अच्छा क्वालिटी का हनी बनाती हैं। अच्छे क्वालिटी का नेक्टर उनको चाहिए तो आपको अच्छे क्वालिटी का पैस्चरेज मतलब फ्लावर उनको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो पैस्चरेज होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है आपके हनी प्रोडक्शन से। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वैक्स अच्छी बना रही हो, वो हाइव में काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए रह रही हो और वो रिप्रोड्यूस भी करे साथ साथ में और काटे नहीं, क्योंकि अगर वो काटेंगी तो आप बीज का हनी निकाल नहीं पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे। पैस्चरेज का मतलब होता है अवेलेबिलिटी फ्लावर्स की जिसमें से बी जो क्या होती है नेक्टर को सक करती हैं। नेक्टर अच्छे से सक करेंगी तो क्वालिटी जो ऑफ हनी जो होगी, इवन क्वांटिटी जो होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? सो दिस वॉज एंड ऑफ आवर सेशन। अगर सेशन पसंद आया हो तो जरा फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी इस फ्रूटफुल सेशन का रिजल्ट अच्छा मिले। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर किसी को मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।